खोती व्यवस्था के उन्मूलन हेतु विधेयक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बम्बई नगर, भायखला और परेल महोदय। मैं खोती व्यवस्था के उन्मूलन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रस्ताव के समर्थन में आपने हमें संक्षिप्त वक्तव्य देने का जो निर्देश दिया है, तो जहां तक मेरा संबंध है, मेरे प्रस्ताव में मात्र उद्देश्यों और कारणों के विवरण का ही उल्लेख होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि खोती व्यवस्था का उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिए उद्देश्यों और कारणों का इतना संक्षिप्त विवरण कभी भी तैयार नहीं किया गया है। खोत व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भूधारण की एक लघु व्यवस्था है। यह अधिकतर रत्नागिरी जिले और कोलाबा तथा थाना जिले के कुछ भागों में प्रचलित है। भूधारण की खोती व्यवस्था की शर्तें कुछ मामलों में कानून से और कुछ में रिवाज और प्रथा से तथा शेष मामलों में अनुदान से नियंत्रित है। रत्नागिरी जिले में इस व्यवस्था की शर्तों का नियंत्रण 1880 के बम्बई अधिनियम 1 द्वारा किया जाता है। कोलाबा जिले में इसकी शर्तों का नियंत्रण रिवाज और प्रथा द्वारा होता है तथा थाना जिले में अनुदान द्वारा। भूधारण की खोती व्यवस्था इस मायने में भूधारण की सामान्यवादी व्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार भूमि के दखलकारों से सीधे भू राजस्व की वसूली करती है, जबकि खोती व्यवस्था में सरकार भू राजस्व की वसूली के लिए खोत लोगों को नियुक्त करती है। भूधारण की खोती व्यवस्था जहां एक और खोत को वादा करती है कि वह सरकार को राजस्व का भुगतान करे, वही दूसरी ओर यह उसे स्वतंत्रता देती है कि वह अधीनस्थ धारकों के साथ जैसा चाहे व्यवहार करे। और इस स्वतंत्रता का खोत लोगों द्वारा दुरुपयोग इस सीमा तक किया जाता है कि न केवल बल प्रयोग करके अधीनस्थ धारकों से धन और सामान की वसूली की जाती है, बल्कि उन्हें गुलामों की तरह जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से अधीनस्थ धारकों ने खोत लोगों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है और ये खोती व्यवस्था के उन्मूलन की मांग कर रहे हैं। खोत लोगों और अधीनस्थ धारकों के बीच संबंध इतने खराब हो गए हैं कि 3 खोत लोगों की अधीनस्थ धारकों द्वारा हत्या कर दी गई। जहां भूधारण की खोती व्यवस्था का एक लाभ भू राजस्व की प्राप्ति को सुलभ कराना है, वहीं इससे होने वाले नुकसान इतने अधिक हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में शांति और व्यवस्था की स्थिति को भंग किए बिना इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। अतः इस प्रणाली का उन्मूलन अत्यावश्यक है। विधेयक के उद्देश्य हैं: 1. खोती व्यवस्था का उन्मूलन तथा सरकार और उन धारकों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना जो खोत लोगों के लाभप्रद अधिकार के अधीन है। 2. खोत लोगों के अधिकारों की क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजा देने के प्रावधान करने। 3. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत उन अधीनस्थ धारकों को वास्तव में जिनके कब्जे में भूमि है उन्हें दखलकार का दर्जा देना। और 4.
अन्य आकस्मिक प्रायोजनों के लिए प्रावधान करना। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। श्री S.L. कारिंडीकर, रत्नागिरी, उत्तर। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करता हूँ। रुकावट। समान रूप से मैं विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध नहीं करता, क्योंकि निर्विरोध प्रस्तुत करने की अनुमति देना इस सदन में एक औपचारिकता बन गई प्रतीत होती है, परंतु एक कारण से इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। अनुदान मांगों के समय जब इस सदन में भू राजस्व के प्रश्न पर बहस की जा रही थी, माननीय राजस्व मंत्री ने हमें स्पष्ट रूप से बताया था और हमें यह आश्वासन दिया था कि प्रेसिडेंसी में भू राजस्व नीति संबंधी पूरे मामले को किसी समय आगामी फरवरी में लिया जाएगा। अतः कुछ करने से पहले हमें इंतजार करना है। भू राजस्व के किसी भी विषय पर हमें टुकड़ों में किसी विधान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अतः सरकारी पक्ष के सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे कि टुकड़ों में जिस विधान का प्रस्ताव किया जा रहा है उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनेक दूसरी टिप्पणियां हैं जिनका मैं विरोध करना चाहूंगा, क्योंकि शुरू की टिप्पणियां सदन में पढ़ी गई थी, परंतु मेरा विश्वास है कि इन सब विषयों पर विचार और बहस के लिए अभी काफी समय है। इसलिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मेरे विचार से यह सिद्धांत की बात है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि प्रेसिडेंसी में भू राजस्व के पूरे मामले पर विचार विमर्श सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और जनवरी फरवरी में किसी समय एक व्यापक विधान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। अपवाद के रूप में कोलाबा और रत्नागिरी से संबंधित इस विधान को प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष, मेरे विचार से किसी भी अन्य सदस्य को इसे बहस मानकर इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य जो विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं उन्हें जवाब देने का अधिकार है, और यदि यह जवाब देना चाहते हैं तो मैं उन्हें अवसर दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री करंडीकर ने जो टीका टिप्पणी की है उसके संबंध में मैं नहीं समझता कि विस्तार से कोई उत्तर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि माननीय राजस्व मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि वह पूरी राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे। दुर्भाग्य से मैं उस समय उपस्थित नहीं था जब यह आश्वासन दिया गया, और मैं व्यक्तिगत रूप से ठीक तरह से जानता भी नहीं हूँ कि सदन को दिए गए आश्वासन का विषय और सीमा क्या है। महोदय, परंतु मैं सदन से इस बारे में निवेदन करूंगा। होती व्यवस्था स्वयं में एक स्वतंत्र व्यवस्था है। यह व्यवस्था भू राजस्व संहिता के तहत नहीं आती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था इस प्रेसिडेंसी के भूधारण की सामान्य प्रणाली का ही अभिन्न अंग नहीं है। यह बिल्कुल एक अलग विषय है। अतः ऐसी व्यवस्था जो सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत न आती हो उस पर विचार करने में मुझे कोई आपत्ति
नहीं दिखाई देती। सदन से मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यदि माननीय सरकारी पक्ष के सदस्य वास्तव में वही करना चाहते हैं जिसका उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है, और यदि मुझे लगता है कि वे जो उपाय इस विधेयक के विषय से संबंधित लाना चाहते हैं उससे मुझे संतुष्ट होना चाहिए, उससे मुझे संतुष्ट होना चाहिए। मुझे विधेयक को वापस लेने में कोई संकोच नहीं होगा यदि मैं महसूस करूंगा कि उनका विधेयक मेरे विधेयक से श्रेष्ठ है। मैं नहीं सोचता कि इस अवसर पर इससे अधिक कहने की आवश्यकता है। विधेयक प्रस्तुत किया गया और अनुमति प्रदान की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, विधेयक प्रस्तुत हो गया। अध्याय 8 ग्राम पंचायत विधेयक। फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैंने इस विधेयक के प्रभावी मंत्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने उनके इस भाषण को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। मुझे विश्वास है कि इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि इस विधेयक का संबंध कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों से है। इस विधेयक से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहने के लिए वाद हूँ कि जहाँ तक यह प्रेसिडेंसी की ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित नागरिक सुविधाओं को प्रभावित करता है, इसका संबंध न केवल स्वशासन से है बल्कि इसका प्रभाव ग्रामीण जनसंख्या के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर भी पड़ता है। सभी संबंधित पक्षों के प्रति न्याय की दृष्टि से मंत्री महोदय को इस विधेयक से संबंध निहितार्थों पर विचार विमर्श के लिए अधिक समय देना चाहिए था, परंतु मंत्री महोदय ने विधेयक को विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व 7 दिन का समय गुजर जाने दिया और मात्र कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्होंने आज पुष्टि करने का ही प्रयत्न किया है। मेरे विचार से विधेयक पर विचार विमर्श के लिए न केवल 7 दिन बल्कि 7 महीने का समय नियत किए जाने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि अभी भी यह कोई गलत कदम नहीं होगा यदि मंत्री महोदय विधेयक से संबंधित मसलों पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से इसे प्रचारित करें। यह कदम उठाने के लिए मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उनके विचारार्थ 2 अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मेरा कहना है कि वर्तमान सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए समक्ष नहीं है। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्रशासन की वर्तमान प्रणाली एक बदनाम प्रणाली है। ऐसा मैं केवल दोषारोपण करने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ। हम तथ्यों के बारे में जैसा जानते हैं मैं उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। महोदय, प्रेसिडेंसी की जनता का कोई भी वर्ग इस सरकार के प्रशासन और कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है। तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने पर पता चलेगा कि इस प्रेसिडेंसी में एक ऐसा सशक्त वर्ग है जो यह मानने को तैयार नहीं है कि इस सरकार को शासन करने का कोई नैतिक अधिकार प्राप्त है। महोदय, हमें यह भी मालूम है कि हमने नए संविधान को
तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। हम जानते हैं कि हम भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं जो जनता की सरकार के लिए, जनता द्वारा और जनता के लिए होगा। हमारा यह आशा करना उचित है कि नए संविधान को 1 अथवा 2 वर्षों की अल्पावधि में तैयार कर लिया जाएगा और जनता के सभी वर्गों द्वारा पूर्ण समर्पित सरकार की स्थापना हो जाएगी। महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि उनकी वर्तमान स्थिति किसी कार्यवाहक से बेहतर नहीं है। महोदय निर्विवाद रूप से एक रखवाला उस इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता जिसकी देखभाल के लिए उसकी नियुक्ति की गई है। अधिक से अधिक वह वास्तविक मालिक के आने के पूर्व के अंतराल में भवन को चालू हालत में बनाए रखने के लिए मरम्मत करवा सकता है। मैं मंत्री महोदय को संसदीय मामलों को सादृश भी देना चाहूंगा। इंग्लैंड में जहां शताब्दियों से संसदीय व्यवस्था चल रही है, एक मंत्रिमंडल पराजित होता है। पराजित मंत्रिमंडल तत्काल त्याग पत्र न देकर तथा विपक्ष को सत्ता की बागडोर न सौंपकर चुनाव कराना पसंद करता है। ऐसी स्थिति में संविधान की यह स्वीकृत परंपरा है कि ऐसे मंत्रिमंडल को किसी भी तरह के विधान का दायित्व नहीं लेना चाहिए। वे केवल इतना कर सकते हैं कि जब तक मतदाता अपने निर्णय नहीं दे देते तब तक प्रशासन की देखभाल करें ताकि नई सरकार को पुरानी सरकार के किसी भी कार्य की वजह से शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वह संसदीय संविधान की परंपरा का पालन नहीं करना चाहेंगे? यह निर्णय मैं उन पर ही छोड़ता हूं। महोदय, मैं कोई कारण नहीं समझ पाता कि मंत्री महोदय इस विधेयक को पारित करवाने के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखा रहे हैं। केवल 7 दिनों की सूचना देकर मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आग्रह है। इसकी कोई बहुत आवश्यकता है। न ही इस प्रेसिडेंसी के लोगों ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए उन पर कोई अतिशय जोर डाला है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रेसिडेंसी की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को अपनी पार्टी का विषय नहीं बनाया है। मैं नहीं जानता कि उदारवादियों, दायित्वबोध वालों या गैर ब्राह्मणों अथवा कांग्रेस के सदस्यों ने जो पिछली विधान परिषद के समय इस सदन में थे, कभी इस बात पर जोर दिया हो कि ग्राम पंचायतों को शुरू करना उनके कार्यक्रम का मूलभूत तत्व है। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। यही नहीं, मुझे नहीं लगता कि जनसाधारण इस विधेयक के लिए शोर मचा रहा है। यदि आप इस मुद्दे पर 1925 में तैयार की गई उस समिति की रिपोर्ट को पढ़ें जिसे ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यह मिलेगा कि मोटे तौर पर इस प्रेसिडेंसी में 30,000 गांव हैं। 1920 में यह अधिनियम लोगों को यह स्वतंत्रता देते हुए पारित किया गया था कि वे इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक रूप से आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ?
परिणाम यह हुआ कि सिंध के लोगों ने ग्राम पंचायतों की शुरुआत करने का विरोध किया। इसलिए हम सिंध प्रांत के एक भी गांव में पंचायत स्थापित हुई नहीं पाते हैं। मुख्य प्रेसिडेंसी में ये बहुत ही थोड़ी संख्या में है, 323 के लगभग। मैं मानता हूं कि यह लोगों की नागरिक चेतना की दुखद अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट प्रमाण है कि लोग ग्राम पंचायत की शुरुआत के लिए चिंतित नहीं हैं। मैं इस समय इसके कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरे माननीय मित्र स्थानीय स्वशासन मंत्री मानेंगे कि यह स्थिति का सही विश्लेषण है। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने ग्राम पंचायतों के कार्यों में न्यायिक कार्य को जोड़ दिया है, ताकि उसे मीठी टिकिया की तरह ज्यादा आसानी से निगला जा सके। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मंत्री महोदय के लिए यही बेहतर होगा कि वह इस विधेयक को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दें, ताकि लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली नई सरकार उसके आशय और गुण दोषों पर विचार कर सके। महोदय, अब इस विधेयक के गुणों व गुण की बात करते हैं। मैं देख रहा हूं कि विधेयक के दो भाग हैं। पहला भाग स्थानीय स्वशासन के निकाय के रूप में पंचायत के कार्यों से संबंधित है। मैं बिना हिचक कहना चाहता हूं कि सिद्धांत रूप में मुझे हस्तांतरण की नीति पर कोई ऐतराज नहीं है, अगर यह पाया गया कि इस प्रेसिडेंसी की स्थानीय समितियों पर स्थानीय समिति अधिनियम के द्वारा सौंपे गए कार्यों का अत्यधिक भार है और इस कारण अगर वे अपनी कार्य कुशलता से नहीं निभा पाते तो मैं कहूँगा स्थानीय समितियों का भार हल्का करने के लिए निश्चित रूप से पंचायतों को स्थापित किया जाए। महोदय, अगर अपने हितों के लिए पंचायतों को स्थापित करने की इच्छा है तो यह बड़ी खतरनाक व्यवस्था का प्रत्यावर्तन होगा। बहुतों ने ग्राम पंचायतों की पुरानी व्यवस्था की प्रशंसा की है। अनेक लोगों ने इसे ग्रामीण गणतंत्र कहा है। इस ग्रामीण गणतंत्र की जो भी खूबियां हों, मुझे यह कहने में रत्ती भर भी झिझक महसूस नहीं होती कि ये भारत के सार्वजनिक जीवन के विनाश का कारण रही है। श्री पेस्टन साय एन वकील प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर भारत राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाया है, अगर भारत राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने में कामयाब नहीं हो पाया है, तो मेरे विचार से इसका मुख्य कारण ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व में होना है। इसने लोगों को स्थानीय राष्ट्रीयता से स्थानीय एक निष्ठा से सरोबोर कर दिया। इसमें विस्तृत नागरिक चेतना के लिए कोई स्थान नहीं बचा, कुछ भी नहीं। प्राचीन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत भारत संगठित लोगों का देश बनने के बजाय ग्रामीण समुदाय का एक जमघट बन गया, जिसमें आम राजा के प्रति सामान्य निष्ठा के सिवाय और कोई साझापन नहीं था। महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ऐसा केवल मेरा ही दृष्टिकोण नहीं है। 1925 में नियुक्त की गई समिति के एक सदस्य ने भी यही बात कही थी। मैं अपने मित्र
श्री आर जी प्रधान के कथन का उल्लेख करता हूं। अपने बयान में उन्होंने कहा था,